नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में चुनाव आयोग के उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर करने के ऐलान की, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की, जहां सीएम योगी आने वाले दिनों में तूफानी प्रचार करेंगे। वहीं अखिलेश भी पश्चिमी यूपी से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जारी समाजवादी पार्टी के पोस्टर वार की। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलग अलग पोस्टर सामने आए हैं, जिस पर खूब सियासत हो रही है। साथ ही बात होगी 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धर्म संसद की, जहां पर देवकी नंदन ठाकुर का वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड बनाने का मुद्दा अहम रहेगा। इसके अलावा कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की बात भी होगी। तो चलिए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं और लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए खालिस्तानी समर्थकों के अटैक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासत गर्मा गई है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा से भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता है। राजनयिकों को डराने की कोशिश भयावह है। कनाडा के विवाद पर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी कोशिशों से भारत डरने वाला नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे अब कनाडा में भी गूंजने लग गया है। कनाडा में बसे हिंदुओं ने बटोगे तो कटोगे का नारा तब लगाया जब खालिस्तानी समर्थकों ने एक मंदिर में घुसकर हमला कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दुलारे खालिस्तानी समर्थकों ने अब लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोल दिया। हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर मंदिर में घुसे खालिस्तानी समर्थक, निहत्थे श्रद्धालुओं पर बरसाई लाठियां। Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. कनाडा में गूंजा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। मंदिर के पुजारी ने योगी का नारा दोहराया, कहा बटोगे तो कटोगे। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के पीछे कुख्यात खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया जा रहा है। यह वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना कुख्यात आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू है। पन्नू ने एक सप्ताह पहले एक वीडियो संदेश जारी कर खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमले करने के लिए उकसाया था। अपने वीडियो में पन्नू ने सिखों को विशेष रूप से 2 और 3 नवंबर को दिवाली मना रहे हिंदुओं पर हमला करने के लिए उकसाया था और 3 नवंबर को ही कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। एक बार फिर देखिए कि मंदिर में हमला करने से पहले कैसे खालिस्तानी समर्थक पहले मंदिर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। सड़क के एक तरफ खालिस्तानी समर्थक खालिस्तानी झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भगवा और तिरंगे झंडे के साथ हिंदू समुदाय भी डटा हुआ था। तभी खालिस्तानी समर्थकों ने अचानक मंदिर पर हमला बोल दिया और मंदिर में घुसकर लाठी डंडों से वहां मौजूद लोगों की पिटाई करने लगे। खालिस्तानी समर्थकों ने वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर हमलों में आतंकी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया गया। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बार कनाडा में मंदिर पर हमला उस दौर में हुआ जब भारत और कनाडा सरकारों के रिश्तों में तनातनी है। इसलिए हमले का सीधा आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर लग रहा है। शायद इसीलिए हमले के तुरंत बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है।
वहीं कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं, बचोगे? उपचुनावों को लेकर एक बार फिर से यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है और इस बार इसकी वजह है चुनावों की बदली तारीख। दरअसल चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जो अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को होंगे। त्योहारों को लेकर वोटिंग की तारीख बदली गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जनादेश से डर रही है, इसलिए डेट आगे बढ़वा रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार क्या किया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फिर बदल कर दिया। वोटों की गिनती पहले से तय तारीख 23 नवंबर को ही कराई जाएगी। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले बिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। बीजेपी की पुरानी चाल, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि चुनावों की तारीख बदलने के पीछे बीजेपी की कोई चाल है। बीजेपी भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह, तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अमरोहा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली ने उपचुनाव की तारीख बदलने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव रिशेड्यूल होने से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहां आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डेट चेंज करी। अब यहां उपचुनाव हो रहा है, अब डेट चेंज कर रहे हो और आप कहते हो कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे। ये क्या है? इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है, जो नहीं। लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह का कहना है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी एसपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी करेगी। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है। राजनीतिक दलों की ओर से आशंका जताई गई थी कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान कम मतदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी बीएसपी आरएलडी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोग कार्तिक पूर्णिमा के लिए 3-4 दिन पहले यात्रा करते हैं, जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की प्रार्थना पर तारीखों में बदलाव किया है। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में लगातार वार पलटवार चल रहा है। वहीं प्रचार की धार तेज करने के लिए सीएम योगी 9, 8 और 11 नवंबर को सभी 9 सीटों पर जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव भी कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में 9 सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वही रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। विधानसभा उपचुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है। सीएम योगी वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 3 दिनों में सभी 9 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सीएम की जनसभा होगी। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में योगी की जनसभा होगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। दरअसल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 दिनों में 9 जनसभाएं उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की सभी विधानसभा सीटों पर होंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि इस बार के उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मठाधीश बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजकता, गुंडे की बात करती है। इनके ही राज्य में गुंडे पलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता, पारदर्शिता के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। हम लोग चुनाव मैदान में हैं, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि उपचुनाव में एसपी बुरी तरह हार रही है। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को फर्जी बताया है। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है श्री अखिलेश यादव जी का। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है और पीडीए के नाम पे जितना धोखा देना था उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में दे लिया है। अब उनका फर्जी पीडीए नहीं टिकने वाला, नहीं चलने वाला। केशव मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये तो जनता तय करती है कि कौन सा बयान सच्चा है, कौन सा झूठा है। पीडीए ने ही बीजेपी को लोकसभा में हराया है और आगे भी हराएगी। 7-8 साल की सरकार के बावजूद कोई विकास का कार्य नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे सरकार अपनी पीठ थपथपा सके। केवल लोगों को बांटना, छांटना, काटना, प्रताड़ित करना, जो उनके साथ है उसको गलत मुकदमे वापस लेकर उनके संरक्षण देके उनको पालना और जो उनके साथ नहीं है उनको पुलिस के डंडे से हाँकना, इतना ही बचा है। देखिए, फर्जी लोगों को पीडीए फर्जी नजर आ रहा है। ये पीडीए की देन है कि सिराथू में बुरी तरीके से समाजवादियों ने उनको हराने का काम किया था और अब भाजपा के लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको पीडीए से भी नफरत होने लगी। अब इनकी बोली भाषा पीडीए के खिलाफ भी हो गई। पहले जाकर के सिराथू जीतने का काम करें, उसके बाद इस तरीके की बोली भाषा का इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी भी यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार के लिए कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव मंगलवार से पश्चिमी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ की सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन एसपी होर्डिंग और पोस्टर्स लगा रखी है। एसपी के पोस्टर और होर्डिंग्स में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया जा रहा है। लखनऊ में जहां समाजवादी पार्टी नेता ने नया पोस्टर लगा दिया है, वहीं काशी में बीजेपी नेता भी पोस्टर लगाकर हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है।
अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। एक नया पोस्टर फिर से लगा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने, जिसमें अखिलेश यादव को 2024 का जननायक यानी जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए उनको जननायक बताया गया है और 2027 का महानायक फिर से बताया गया है। ये होर्डिंग यूथ ब्रिगेड के नेता की तरफ से लगाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है। 7 तौर से पहले 27 की सत्ताधीश का पोस्टर भी लगाया गया था। साथ में पीडीए न कटेगा न बटेगा उस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। विपक्ष के लगातार हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है, इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाले। समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है जिनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनके काम के बारे में कोई बात न करे, कोई ये न पूछे कि आपने क्या विकास किया, क्या रोजगार किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन किया। इसलिए वो समाज को बांटने और विभाजन करने वाली बातें करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के ये बातें शोभा नहीं करती। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब वाराणसी में हिंदुओं को जाति में नहीं बंटने का पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में हिंदुओं को एकजुट रहने और जातियों में नहीं बंटने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में ये पोस्टर लगाया गया है। अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं, सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का ताकता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जहां सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान को भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी अब यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इसकी काट ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में सनातन बोर्ड के लिए संतों की बैठक होने वाली है। 16 नवंबर को धर्म संसद होगी। और दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले मथुरा में वृंदावन के सुदामा कुटी में संतों की बड़ी मीटिंग हुई है।
मथुरा में हुई बैठक में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन बांटता नहीं है, वो तो जोड़ता है। लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप दिल्ली की धर्म संसद में तैयार किया जाए। वहीं वक्फ बोर्ड की बैठक में हंगामे को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले मथुरा में वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई है। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। संतों की बैठक में देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में 3 बड़े मुद्दे रहेंगे। पहला, सनातन बोर्ड के गठन। दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। तीसरा, मंदिरों के प्रसादों में मिलावट को रोकना। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में, और वहाँ 3 मुद्दे प्रमुख हैं। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बांटता नहीं है, वो तो जोड़ता है। लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड मैप देख लिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और वकील का कहना है कि सनातन बोर्ड के गठन के लिए देश के हर राज्य से PIL दायर होनी चाहिए, जिससे कोर्ट को इस मांग पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़े। एक जन चेतना के आधार पर घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, और दूसरा हम न्यायालय के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। पूरे देश से रिटें दाखिल कराई जाएंगी। पूरे देश के लोगों को जागरूक करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। ये हमारा मानना है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों को, जमीनों को और दरगाहों को हासिल करना चाह रही हैं। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने, बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के बहाने राहुल गांधी गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा। कथावाचक देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है, उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। साथ ही चेतावनी दी है कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो अगले 10-12 साल में पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपने हक जताएगा। ऐसे में सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।